गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 8 के माध्यम से 15वें लेसन पॉलीमर यानी बहुलक में जो टॉपिक क्लियर करेंगे वो टॉपिक है विषम बहुलीकरण या सह बहुलीकरण यानी हेट्रो पॉलीमराइजेशन या कोपॉलीमराइजेशन तथा सह बहुलक यानी विषम बहुलक जो हैं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं विषम बहुलीकरण या सह बहुलीकरण। तो विषम बहुलीकरण या सह बहुलीकरण का मतलब होता है विषम बहुलकों के बनने के प्रक्रम को, यानी विषम बहुलक जो बन रहा है उस बनने के प्रक्रम को ही क्या बोलेंगे, विषम बहुलीकरण। अब विषम बहुलक है क्या? तो स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंतर्गत हम ये जान चुके हैं कि संगठक इकाइयों के आधार पर बहुलक दो प्रकार के होते हैं, यानी बहुलक के निर्माण में भाग लेने वाली इकाइयां यदि एक समान होती हैं तो वो बहुलक सम बहुलक होता है, और यदि एक से अधिक प्रकार की होती हैं तो वो बहुलक विषम बहुलक होता है। ये हम इस लेसन के अंतर्गत जान चुके हैं। तो यहां मैं विषम बहुलक की बात करता हूं। पहले जब दो या दो से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां पुनरावृत्त होकर बहुलक का निर्माण करते हैं तो उस बहुलक को क्या बोला जाता है, विषम बहुलक या सह बहुलक। और उनकी इस प्रक्रिया को यहां क्या बोलेंगे, विषम बहुलक या विषम बहुलीकरण या सह बहुलीकरण। तो देखिए स्टूडेंट्स, विषम बहुलीकरण या सह बहुलीकरण की अभिक्रिया को सामान्यतः मैं यहां प्रदर्शित कर रहा हूं Na+NB से मुझे इस प्रकार से एक बहुलक प्राप्त हुआ। ये देखिए स्टूडेंट, यहां मैंने दो भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयां ली, एक A और एक B, जिनके अणुओं की संख्या Nn है। यहां दो भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयां संयोग कर रही है, पुनरावृत्त हो रही है, जिससे कि यहां मुझे ये बहुलक प्राप्त हो रहा है। इस बहुलक को यहां क्या बोला जाएगा, विषम बहुलक बोला जाएगा, या फिर इसे सह बहुलक बोला जाएगा। क्यों इसे विषम बहुलक बोला जाएगा? क्योंकि इस बहुलक के निर्माण में भाग लेने वाली इकाइयां असमान है, यानी भिन्न है या एक से अधिक प्रकार की हैं। तो ऐसे बहुलक को विषम बहुलक बोलेंगे, और उनकी इस प्रक्रिया को, यानी ये जो प्रक्रम हो रहा है अभिक्रिया, और ये इसे यहां क्या बोलेंगे, विषम बहुलीकरण बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, विषम बहुलीकरण या सह बहुलीकरण। अब हम जानते हैं पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकरण या बहुलकन या बहुलकीकरण का मतलब होता है एकलक इकाइयों से बहुलक बनने की प्रक्रिया। और बहुलीकरण दो टाइप का होता है, ये भी हम इस लेसन के अंतर्गत जान चुके हैं। एक बहुलीकरण होता है योगात्मक और दूसरा होता है संगनन। इसका मतलब जो विषम बहुलीकरण या सह बहुलीकरण है ये भी दो टाइप का बनेगा। इसमें पहला टाइप होगा योगात्मक और दूसरा होगा संगनन। यानी जो सह बहुलीकरण या विषम बहुलीकरण है ये दो टाइप का होता है, एक है योगात्मक सह बहुलीकरण और एक है संगनन सह बहुलीकरण। और योगात्मक बहुलीकरण से जो बहुलक प्राप्त होते हैं उनके उदाहरण हम इस लेसन के अंतर्गत जान चुके हैं, ब्यूना S, ब्यूना N। क्योंकि ब्यूना S एक संश्लेषित रबड़ है, SBr स्टायरीन ब्यूटाडीन रबड़, और दूसरा ब्यूना N ये नाइट्राइल रबड़ यानी ये भी संश्लेषित रबड़ है। इनके निर्माण में दो प्रकार की एकलक इकाइयां भाग लेती हैं। जैसे ब्यूना S में स्टायरीन और ब्यूटाडाइईन दो प्रकार की एकलक इकाइयां भाग लेती हैं, और ब्यूना N के निर्माण में दो प्रकार की एकलक इकाइयां एक्रिलोनाइट्राइल और ब्यूटाडाइन ये भाग लेती हैं। और जब इनमें वो एकलक इकाइयां जुड़ती हैं तो उनके जुड़ने के स्थान से किसी भी प्रकार के छोटे अणु का ह्रास नहीं होता, इसलिए इन बहुलकों के निर्माण की जो बहुलीकरण प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है, योगात्मक। अब हम बात करें संगनन बहुलीकरण की। तो संगनन बहुलीकरण में क्या होता है, जब दो भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयां संयोग करती हैं तो उनके संयोग करने के स्थान से छोटे अणुओं का ह्रास, यानी छोटे अणु कौन से, जल, अल्कोहल या अमोनिया, उनका ह्रास या निष्कर्षण या कमी होती है, वो अणु वहां से निकलते हैं। तो इनके उदाहरण हम जान चुके हैं, टेरिलीन जिसे कि हम डेक्रोन कहते हैं, और दूसरा है नाइलॉन 6,6। इनके निर्माण की समीकरणें इस लेसन के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए टेरिलीन के निर्माण में कौन कौन सी एकलक इकाइयां भाग लेती हैं, टरथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल। इसी प्रकार नाइलॉन 6,6
इसके निर्माण में कौन कौन सी एकलिक इकाइयां भाग लेती हैं? हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडीपी अम्ल। तो विषम बहुलीकरण या सह बहुलीकरण का मतलब होता है विषम बहुलक या सह बहुलक बनने की अभिक्रिया या प्रक्रम। और सह बहुलीकरण या विषम बहुलीकरण ये दो टाइप का होता है, एक होता है योगात्मक और एक है संगणन। योगात्मक से विषम बहुलीकरण से कौन से बहुलक हमें प्राप्त होते हैं? ब्यूना S और ब्यूना N। इसी प्रकार संगणन बहुलीकरण से, संगणन सह बहुलीकरण से या संगणन विषम बहुलीकरण से हमें कौन कौन से बहुलक प्राप्त होते हैं? टेरिलीन और नाइलॉन 6,6। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो सह बहुलक हमें प्राप्त होंगे सह बहुलीकरण से, विषम बहुलीकरण से या सह बहुलीकरण से जो हमें सह बहुलक प्राप्त होते हैं उनके कितने टाइप हो सकते हैं? तो सह बहुलक या विषम बहुलक के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कोपोलीमर या टाइप्स ऑफ हेट्रोपोलीमर्स। तो सह बहुलकों में जो एकलक इकाइयां जुड़ती हैं उनके जुड़ने के विन्यास के आधार पर, यानी उन एकलक इकाइयों के विन्यास के आधार पर जो बहुलक है उन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं? पहले उनके नाम देख लेते हैं। पहला होता है क्रम रहित, क्रम रहित सह बहुलक यानी रैंडम कोपोलीमर। दूसरा है एकांतरित, एकांतरित सह बहुलक यानी अल्टरनेटिंग कोपोलीमर। और तीसरा है खंड सह बहुलक यानी ब्लॉक कोपोलीमर। और चौथा टाइप है कलम सह बहुलक, कलम सह बहुलक यानी ग्राफ्ट कोपोलीमर। तो हम पहले बहुलक पर चलते हैं, पहले सह बहुलक का प्रकार देखते हैं, क्रम रहित सह बहुलक। अब नाम से स्पष्ट है, ऐसा सह बहुलक जिनमें एकलक इकाइयों के जोड़ने का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, उन्हें क्या बोलेंगे? क्रम रहित सह बहुलक। जैसे यहां क्रम रहित सह बहुलक को मैं प्रदर्शित कर रहा हूं, ये देखिए, ये क्रम रहित सह बहुलक है। अब ध्यान से देखिए, इसमें दो भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयां इसमें भाग ले रही हैं, ए और बी। तो पहली इकाई कौन सी है? ए, फिर है बी, फिर उसके बाद 3 ए आ जाती है, फिर 2 बी है, फिर 3 ए आ जाती है, फिर 2 बी है, ठीक है। या यहां 4 बी है। देखिए यहां कोई निश्चित क्रम नहीं बन रहा, पहले एक ए, फिर एक बी, फिर 3 ए, फिर 2 बी, फिर 3 ए, फिर 4 बी। तो यहां एक निश्चित क्रम नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा बहुलक है? क्रम रहित सह बहुलक। अब हम बात करें एकांतरित सह बहुलक की। ऐसे बहुलक, ऐसे सह बहुलक जिनमें भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयां जो होती हैं वो एकांतरित क्रम में होती हैं, यानी वो परस्पर एकांतरित क्रम में मिलेंगी, एक छोड़कर वापस एक वही इकाई हमें देखने को मिलेगी। जैसे इसका उदाहरण यहां मैं ये ले रहा हूं, देखिए स्टूडेंट, ये देखिए यहां जो मैंने यहां सह बहुलक प्रदर्शित किया है, ये कौन सा है? ये है एकांतरित सह बहुलक, क्योंकि इसमें देखिए दो भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयां ए और बी भाग ले रही हैं। पहली इकाई ए है तो तीसरी वापस ए है, पांचवी ए है, सातवीं ए है, और यदि दूसरी बी है तो चौथी बी है, छठी बी है, आठवीं बी है, यानी एक छोड़कर एक वापस वही इकाई देखने को मिलेगी। इसका मतलब यहां एक निश्चित क्रम बन रहा है। तो ये एकांतरित क्रम में जुड़ी हुई है इकाइयां, इसलिए इस टाइप के सह बहुलक को क्या बोलेंगे? एकांतरित सह बहुलक बोलेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे सह बहुलक की। तीसरा सह बहुलक है खंड सह बहुलक, जिसे ब्लॉक कोपोलीमर कहते हैं। अब नाम से स्पष्ट है, खंड सह बहुलक यानी ऐसा सह बहुलक जिसमें एकलक इकाइयां, जो दो भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयां हैं, उनमें से पहले एक प्रकार की एकलक इकाई जुड़कर एक निश्चित खंड बनाए, उसके बाद फिर दूसरे प्रकार की एकलक इकाइयां जुड़कर एक निश्चित खंड बनाए, फिर वापस इस प्रकार से खंड बनते चले जाएं।
तो वो सहबहुलक कौन सा होगा? खंड सहबहुलक। जैसे यहां ये मैंने एक सहबहुलक को प्रदर्शित कर दिया, तो देखिए 3a मिलकर एक खंड बना रहे हैं, फिर 3b मिलकर एक खंड बना रहे हैं, फिर 4a मिलकर एक खंड बना रहे हैं, इसी प्रकार 4b मिलकर एक निश्चित खंड बना रहे हैं। तो ऐसे सहबहुलक जिनमें दो भिन्न प्रकार की एकल इकाइयों में से पहले एक प्रकार की एकल इकाइयां जुड़कर एक निश्चित खंड बनाती हैं, उसके पश्चात फिर दूसरे प्रकार की एकल इकाइयां जुड़कर एक निश्चित खंड बनाती हैं और यह प्रक्रम आगे चलता जाता है। तो ऐसे बहुलक को हम क्या बोलेंगे? खंड सहबहुलक बोलेंगे। अब हम लास्ट की बात करते हैं। लास्ट बहुलक सहबहुलक कौन सा है? कलम सहबहुलक यानी ग्राफ्ट कोपॉलीमर। अब कलम सहबहुलक में क्या होगा? कलम सहबहुलक ऐसे सहबहुलक होंगे जिनमें की पहले एक प्रकार की एकल इकाइयां जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करें, फिर दूसरे प्रकार की एकल इकाइयां उस श्रृंखला के साइडों में जुड़कर पार्श्व श्रृंखलाएं बनाएं। तो ऐसे सहबहुलक को हम क्या बोलेंगे? कलम सहबहुलक। जैसे कलम सहबहुलक को यहां मैं एक सामान्य प्रदर्शित कर रहा हूं, ये देखिए स्टूडेंट, यहां मैंने दो भिन्न प्रकार की एकल इकाइयों में से एक प्रकार की एकल इकाइयों को जोड़कर पहले मैंने एक श्रृंखला बना दी, एक मुख्य श्रृंखला बना दी, एक दीर्घ श्रृंखला बना दी, जिसमें सिर्फ एक समान एकल इकाइयां जुड़ी हुई हैं। अब इस मुख्य श्रृंखला के ऊपर दूसरे प्रकार की जो एकल इकाइयां हैं वो साइडों में आकर जुड़ जाएं। तो यहां ये कलम के रूप में साइडों में आकर पार्श्व श्रृंखलाओं के रूप में दूसरे प्रकार की एकल इकाइयां जुड़ रही हैं। तो ऐसे बहुलकों को हम क्या बोलेंगे? कलम सहबहुलक। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने विषम बहुलीकरण या सहबहुलीकरण को जाना कि विषम बहुलीकरण या सहबहुलीकरण होता क्या है, विषम बहुलक या सहबहुलक के बनने की प्रक्रिया को विषम बहुलीकरण या सहबहुलीकरण कहा जाता है। उसके बाद हमने ये जाना कि विषम बहुलक या सहबहुलक के कितने टाइप होते हैं। तो उनके 4 टाइप होते हैं। क्रम रहित यानी रैंडम कोपॉलीमर, एकांतरित सहबहुलक यानी अल्टरनेटिव कोपॉलीमर, तीसरा खंड सहबहुलक यानी ब्लॉक कोपॉलीमर और चौथा कलम सहबहुलक यानी ग्राफ्ट कोपॉलीमर। और इन चारों को सामान्यतः हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये पहला डायग्राम है क्रम रहित सहबहुलक का, दूसरा एकांतरित सहबहुलक का, तीसरा खंड सहबहुलक का और चौथा है कलम सहबहुलक का। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स मेरा आज का ये जो टॉपिक था विषम बहुलीकरण या सहबहुलीकरण तथा सहबहुलक के प्रकार का, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना भी ना भूलें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय रहते प्राप्त हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।